Ellipse Academy, making your future brighter. हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हम लोग अब स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 12th का टॉपिक ऑप्टिक्स, है ना। तो और सारे सब्जेक्ट्स का तो वीडियो आपके ऐप पे जा रहा है, इलिप्स एकेडमी ऐप पे। अपने फंक्शन पढ़ रहे होंगे आप लोग। केमिस्ट्री में भी सॉल्यूशन का वीडियो जा रहा है। और इस छुट्टी में आप लोग 11th का आशा करते हैं लगभग टॉपिक सारा का सारा रिवीजन किए होंगे। और 12th का जो आपको वीडियो डाला है इलिप्स एकेडमी ऐप पे उसको तो करे ही होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब जो आप लाइट पढ़े थे, आप जो क्लास 10th में लाइट पढ़ के आए थे उसी को हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत लंबे समय से ये चर्चा का विषय रहा कि लाइट को पार्टिकल माना जाए या वेव। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रपोजल, अपना अपना थ्योरी दिया। न्यूटन ने दिया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, फिर हाइजेन ने दिया, फिर फोको ने दिया था कुछ, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लाया था। फिर जाकर के मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आया। उसके बाद फिर से आइंस्टीन का आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके, जिसमें उन्होंने फोटोन माना था। और लास्ट में डुअल नेचर थ्योरी चलता है अभी, जो इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके जहाँ जिससे ज़रूरत होगा। और अभी सबसे पहले हम लोग जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, तो उसको दो भाग में पढ़ते हैं। जनरली अगर सही से देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या देखने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इसको, रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। आ रहा समझ में? मतलब क्या कि यदि लाइट के हम स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल को कंसीडर करते हुए हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ें, जिसमें कि लाइट को रे के फॉर्म में देखा जाता है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन देखा जाता है, तो वह सारा सेक्शन हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर में आएगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग वगैरह भी देखेंगे, है ना, डिस्पर्सन देखेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो वेव थियरी से हमको समझ में आएगी, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह सारे का प्रूफ भी हम लोग वेव थ्योरी से देखेंगे जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स देखना है। कुल मिला के समझिए जो आप 10th में पढ़ के आए थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, उन्हीं चीजों को देखना है और इन्हीं चीजों को एक्सटेंड करना है। डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, सारे के सारे चीज आप लोग पढ़े होंगे, उन्हीं चीजों को हम लोग इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। अगर आप एक मिनट के लिए ध्यान दे लीजिए, कुछ चीज हम बता दें कि लाइट हमारा क्या है। बोला जाता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच वेवलेंथ रेंज इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। एक मिनट हम बोलेंगे, आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग अपना नोट्स ले आइए सारे 12th के बच्चे। क्यों? क्योंकि जब आपका क्लास शेड्यूल वे में स्टार्ट होगा तो आपको जहां तक टॉपिक पढ़ा दिया जा रहा है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, उससे आगे पढ़ाया जाएगा। ये आप लोग ना समझे कि आएंगे तो फिर से पढ़ाई होगा। तो अभी से ही आप लोग वीडियो पॉज करिए, जाइए, कॉपी पेन उठाइए और यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। समझ में आ रहा बात? चलिए आते हम लोग। तो लाइट क्या बताएं? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन whose wavelength range is 4000 angstrom to 8000 angstrom. It travels in straight line. Its speed in vacuum or air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It means 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको वेव टाइप से ट्रीट अगर करते हैं तो हर जगह v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इट मीन्स v इज इक्वल टू v, एफ लिखिए या n से भी लिख लेते हैं हम लोग, या न्यू से भी लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को, आप इसको लिख
सकते। तो जब हम बोल रहे हैं कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक लंबा चौड़ा सा स्पेक्ट्रम है जिसमें उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जिसका रेंज अभी हमने बताया 4000 से 8000, इसको मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं 3800 टू 7600 एंगस्ट्रम, ये विजिबल रेंज होता है। जो आपने कुछ याद करके रखा होगा, विबग्योर नाम का कुछ याद रहा होगा, विबग्योर, VIBGYOR, यही रेंज है आपका विजिबल, यही आपका विजिबल रेंज है। आ रहा समझ में? इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यही जो चीज है यही आपका विजिबल रीजन है, जो 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम, कुछ ऐसा चलता है। वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? वेवलेंथ, एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा सर क्या लिख रहे हैं 1 एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। देख रखे होंगे आप लोग, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और हम लोग क्या जानते हैं? वेवलेंथ इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? VIBGYOR, विबग्योर पढ़े थे ना स्कैटरिंग में, सॉरी डिस्पर्सन में, जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते थे 7 कलर में टूट जाता था, वहां एक बैंड ऑफ कलर्स मिलता था 7 कलर्स का, जिसको हम लोग बोलते थे स्पेक्ट्रम, VIBGYOR। यही जो रीजन है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उतना ही रीजन हम लोग का विजिबल रीजन है। कौन सा रीजन है? विजिबल। आ रहा समझ में? चलिए बिल्कुल एकदम निफिक्र होकर पढ़िए, ध्यान देकर पढ़िए, वैसा ही क्लास होगा जैसा आपका रेगुलर क्लास में होता। फर्क नहीं पड़ता है हम लोग को, है ना। 5 साल पहले भी पढ़ा रहे थे, आज भी वही चीज चल रहा है, आगे भी वही चलेगा, सेम का सेम ट्रू कॉपी। रिकॉर्डिंग समझ लीजिए। तो इसे नहीं सोचना कि सर क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, फिर क्लास में क्यों नहीं पढ़ाई होगा। बिल्कुल इसी से आगे पढ़ाई होगा, जहां तक पढ़ाई हो जाएगा उससे आगे पढ़ाएंगे। इसलिए अभी से एकदम नोट बनाना स्टार्ट करिए। तो आगे कौन कौन सा होता है, कुछ कुछ याद है? कभी देखा होगा आपने, रेडियो, माइक्रो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट। कौन सा होगा? इंफ्रा। कौन सा होगा? इंफ्रा। कौन सा होगा? इंफ्रारेड। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, ये जो गैप है यही आपका विजिबल है। उसके बाद यहां पे कौन सा हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद एक्सरे, गामा रे। आ रहा है समझ में? देखते जाइए। सबका वेवलेंथ लिख दिया हमने इस तरीके से। यहां पर 7600, सॉरी यहां पे 7600, ये रेड का है, वायलेट का है। यही वाला पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो स्पेक्ट्रम, उसमें से केवल आप इतना ही रीजन को सेंस कर पाते, जो कि हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? इस वाले चैप्टर में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। इसी के रीजन के सारा चीज पढ़ेंगे। ये सबका अलग अलग उतना पढ़ना है नहीं। अल्ट्रावायलेट का थोड़ा मोड़ा यूज आपने देखा होगा, एक्सरे और वो कंप्लीट अलग से मॉडर्न में पढ़ेंगे। गामा रे का भी इमिशन होगा, कुछ देखेंगे हम लोग मॉडर्न में आएंगे तो। फिलहाल हम लोग को ये देखना है ना, इसका डेटा वगैरह बहुत सारा। मतलब अगर देखा जाए इधर से इधर क्या हो रहा है, इधर से इधर क्या कर रहा है बच्चा? वेवलेंथ का क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो यदि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, और ये जो बताया था हमने स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो सबके लिए वैलिड है। सारे के सारे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। तो कहा जाए कि एक्चुअली चलता है, स्पीड क्या है? मतलब एनर्जी और मोमेंटम का कैरी होता है। वेव पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ा था ना, पढ़ाया गया था, हमने भी पढ़ाया था कि वेव क्या है? विच कैरीज एनर्जी और मोमेंटम। एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। बहुत तो उस पर चर्चा करेंगे वेव ऑप्टिक्स में बढ़िया से, है ना। फिलहाल आप देखिए, तो इस तरीके से वेवलेंथ क्या करता है? इधर से इधर आता तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है ना। यहां लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर,
यहां लिख सकते हैं 1 मीटर, कुछ डेटा लिखेंगे यहां लिख सकते हैं -9 -11 मीटर है सब। ये समझ में आ रहा है? मतलब वेवलेंथ इधर डिक्रीज कर, वेवलेंथ इधर इंक्रीज कर रहा है और इधर वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। मतलब इधर क्या इंक्रीज कर रहा है? ऐसे देखे तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है? इंक्रीज। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या इंक्रीज कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। देखा होगा अल्ट्रावायलेट वगैरह वेव वगैरह साउंड में भी देखा होगा, तो कुछ उसका यूजेस मिला होगा। यूज करते हैं डस्ट पार्टिकल को डिटैच करवाने के लिए, सॉल्यूशन में पास करवा देते हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड को, वही सब चीज है। तो लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है, और राइट टू लेफ्ट क्या होता है? राइट टू लेफ्ट क्या होता है? वेवलेंथ इंक्रीज करता है। चलिए स्क्रीनशॉट से नोट करते जाइए। थोड़ा सा डेटा था जो हमने आपको बताया, समझ लीजिए पढ़ क्या रहे है ना। फिलहाल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे, देखे हैं ना रे ऑप्टिक्स, तो कुछ रे वगैरह रे की चर्चा करेंगे अब जस्ट। तो समझ लीजिए कि जो बताया पहले कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक लार्ज रेंज है, और भी सारा है, लेकिन उसमें आपका ये वाला रेंज 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम का जो रेंज है, इसी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं। यही विजिबल रेंज है, इसी के चीजों को हम लोग देख पाते हैं। हो गया? चलिए तो क्या बोला? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग समझ ले रे क्या है। तो रे जो है आपका एक इमेजिनरी पाथ है जिसके लॉन्ग लाइट ट्रैवल करता है। इट इज, लिख लीजिए, इट इज एन इमेजिनरी पाथ along which light travels। आ रहा समझ में? रे क्या है बताया, अभी लिख लो, अलग से पॉइंट लगाओ। रे इट इज एन इमेजिनरी पाथ, या सीधे भी लिख सकते हैं इट इज द पाथ along which light moves और light propagates। एक इमेजिनरी पाथ है, इसको जब भी ड्रॉ करते हैं एक एरो लगाते हैं कि कोई सोर्स होगा। अब इसके पीछे भी चर्चा कहाँ से, ये रेडिएशन है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एक्साइटेड होने से एनर्जी रेडिएट करता है ना। इन सारे चीज़ों को बहुत बारीकी में आपको फिलहाल अभी नहीं जाना, बस रे ऑप्टिक्स जो मतलब देख रहे हैं। तो रे का मतलब, रे क्या है? एक इमेजिनरी पाथ है जिसके लॉन्ग लाइट ट्रैवल करता है। जब भी आप लाइट ट्रैवल करवाएंगे, लाइट रखेंगे और इसमें ऐसे करके हम लोग एरो देते हैं, करते थे ना, ठीक। अब आता है रे हो गया, अब आता है बीम। क्या आता है? बीम। व्हाट इज बीम? बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, और ग्रुप ऑफ रेज क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ रे और रेज, ग्रुप ऑफ रेज तो क्या बोलते हैं हम लोग? या ब्रंच ऑफ, या बंच ऑफ। आ रहा है समझ में? बंच ऑफ रे, ग्रुप ऑफ बोलो या बंच ऑफ रे बोलो, क्या कहलाता है? बीम। एक टर्म को भी देख सकते हैं, मिल जाएगा बिम्सर वगैरह के बुक में दिखता है, पेंसिल। पेंसिल क्या होता है? थीन बीम को पेंसिल भी मेंशन करते हैं। पेंसिल क्या है? थीन बीम। थीन बीम क्या कहलाएगा? पेंसिल। थीन बीम क्या होता है आपका? पेंसिल बोला जाता है। चलिए आइए हम लोग आते हैं, बात करते हैं लाइट के बारे में। आइडिया आपने रख लिया क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका वेवलेंथ रेंज कितना है? 3800 टू 7600 एंगस्ट्रम। उसके बाद रे पढ़ेंगे तो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है, क्या इसका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? अगर लाइट नहीं होता तो क्या हम इस संसार में जितनी सारी खूबसूरत चीजें हैं उसको समझ पाते, उसका आनंद उठा पाते? अभी तो कोरोना में घर बैठे हो तो कितना परेशानी लग रहा है। अगर पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो कैसा लगता है? कुछ भी नहीं, संसार का कुछ अनुभूति नहीं है, जिंदगी जीने का मतलब खत्म हो जाता है। नहीं मतलब ये मत बोलना कि सर अंधे लोग तो जी रहे, मजबूरी है। लेकिन लाइट क्या करवाता? क्या ऐसा चीज है जी? एनर्जी है, एनर्जी है ना।
ऐसे तो एनर्जी आपने पढ़ा होगा, एक बचपन में पढ़ते थे ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। सही है, लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या करता है? दृश्यता की अनुभूति कराता है, चीजों को दिखलवाता है ना। तो इस जब तक लाइट नहीं होगा तो क्या हम किसी चीज को देख पाएंगे? कभी सोचा है आपने कि हम किसी चीज को बिना लाइट की वजह से देख पाएंगे? हाँ, आंख भी होना जरूरी है, मतलब आंख है तब बताओ लाइट क्या चाहिए? लाइट होगा तभी हम किसी चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, चलो लाइट है तो देख पाएंगे। अच्छा, तो लाइट रहता है तो कैसे किसी चीज को देख पाते हैं? लाइट बल्ब से आ रहा है तो हम ये जो हमारा फैन लगा हुआ है, ये हमारा बोर्ड है, ये या बोर्ड पर सर कुछ लिख रहा है, कैसे देख पाते हैं? कैसे देख पाते हैं? जब लाइट रे आके इस पर इंसिडेंट करता है और यहाँ से ये लाइट रे टकरा करके वापस आता है तभी, और वो जाकर के आपके या हमारे आंखों में पड़ता है, तभी जाके हम लोग चीजों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए तो हमको समझ में आ रहा है कि किसी चीज को देखने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। क्या जरूरी है? रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज को देखना हो तो लाइट रे उस पर टकरा करके वापस उसे आपके आंख पे वापस आना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए, और चर्चा जरूरत के अनुसार से करेंगे जहां जरूरत होगा लाइट पे। फिलहाल आप हम लोग का टॉपिक क्या बन रहा है? रिफ्लेक्शन। क्या बन रहा है? रिफ्लेक्शन। चलिए नोट करिए, लिखिए डेफिनेशन। द बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक, द बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, द बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इनटू सेम मीडियम, बहुत कंपलसरी है, लिखना ही लिखना, इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। आ रहा समझ में? चलिए, अब सब लोग इस चीज से जानते हैं, मतलब कि अभी तक हम क्या जान रहे हैं कि किसी चीज को देखना होगा। क्या समझ में आए? किसी चीज को देखना होगा तो लाइट टकरा करके वापस हमारे आंखों पे वापस आना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा करके हमारे आंखों पे वापस आना चाहिए। एनर्जी का फॉर्म है, रेडिएशन है, जो कि हमको जाके सेंस करवाता है चीजों को, है ना। इसको चलेंगे फिर डिप में समझाएंगे। न्यूटन बोला था कि एक पार्टिकल होता है जो टकरा करके वापस आंख पे आता है, जिससे सेंसेशन होता है ना। पार्टिकल का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जिसके कारण अलग अलग कलर दिखाई देता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन देखने के लिए मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेबस की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कोई चीज लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और वापस हमारे आंखों पे आएगा, तभी उस चीज का ब्रेन सेंस कर पाता है और उन चीजों को देख पाता है। मतलब रिफ्लेक्शन अगर सही कहा जाए, इज द ओनली कॉज विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। इसमें जोड़ सकते हैं और बढ़िया कर सकते, सी एन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि कोई भी जिस खुद से जब देखेंगे ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन बता देते हैं 2 मिनट में। पहले आप देख लो कि किसी चीज को देखना है जो खुद का लाइट नहीं इमिट कर रहा है, सोर्स नहीं है, तो हमको अगर उसको देखना है तो मतलब क्या कि लाइट का उससे रेडिएशन होना चाहिए। नहीं, बल्ब का एक प्रॉपर डायमेंशन समझ में आता है, क्योंकि लाइट रे निकलता है ना, उसे निकल के उस पर टकराता है, फिर हमारे आंख पे आता है, तो हमको कुछ से प्रॉपर समझ में आता है ना। एक चीज और है जो हम लोग को देख सकते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन, कोई हॉट आयरन रॉड ले लो, क्या लो? हॉट आयरन रॉड ले लो, हॉट आयरन रॉड, हॉट आयरन रॉड ले लीजिए और अंधेरे कमरे में चले जाइए, है ना, अंधेरे कमरे में चले जाइए। आपने देखा होगा ना, लोहार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास क्या बोलते हैं उसको? सुनार। तो सुनार हो गया, लोहार क्या बोलते हैं जी? रहने दो। क्या करता है वो? जब वो पीटता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बना रहा होता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो खुद वो क्या करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे खुद एनर्जी रेडिएट करता है। तो उस केस में उस हॉट आयरन रॉड को जब एकदम अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो आपको जाके दिखाई देगा, उसमें वो आपको दिखाएगा। उसके अलावा कोई चीज बता जो खुद का बढ़िया से लाइटिंग सोर्स मीट नहीं कर रहा हो, तो हाई हॉट आयरन रॉड है ना। उसके अलावा बोलो कि अगर लाल कलर का ये यहाँ पे फुटबॉल है, लाल कलर का क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल है। नहीं नहीं,
और इस लाल करके फुटबॉल को अंधेरे रूम में ले जा, एकदम कंप्लीट डार्क, कोई सोर्स नहीं, तो कैसा दिखाई देगा तुमको? नहीं दिखाई देगा क्या? रेड रेड दिखाई देगा क्या? बोलो, किसी को दिखेगा नहीं। मतलब कि रिफ्लेक्शन चाहिए था। नहीं, एक और तरीका है रेडिएशन, हॉट एंड रॉड जिस तरीके से रेडिएट कर वो भी दिखेगा। लेकिन फिलहाल मैक्सिमम चीज जो इसको पढ़ेंगे हम लोग हीट में, या पढ़े भी होंगे आप लोग, हीट पढ़े थे ना आप लोग, तो उस केस में आप देखे होंगे रेडिएशन। अभी हम लोग को जो भी चीज देखना है, समझना है, कि देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारे आंखों पे आना चाहिए। चलिए इतना समझा दिए। आते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सब लोग जानते हैं ना? सब पढ़ के आया है 10th? नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। 10th में एकदम बेसिक वीडियो, आज फर्स्ट क्लास है, इसको आप 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। 10th के बच्चे देखिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक क्लास, कुछ आगे के नहीं, एकदम अभी फिलहाल वही चलेगा। तो 3 क्लास वही चलेगा। तो ये मत सोचना कि हम तो सर आता है हमें 5 मिनट भगा लो, दिखा देते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। देते हैं अभी क्वेश्चन, कितना पढ़े हो, दिमाग लगाना है, बताइएगा आप लोग। चलिए, हम लोग सब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा था, 2 लॉ था ना। चलिए, क्या था पहला लॉ? जिसको नहीं आता है लिखते जाओ। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence lie in the same plane, lie in the same plane। ये क्या होता है? इंसिडेंट रे होता है। ये क्या होता है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल कहाँ पे? नॉर्मल कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। कहाँ होता है? एक ही प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ होगा? एक ही प्लेन। प्लेन जानते हैं ना आप लोग? एक ही प्लेन में होगा, ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं भी एक प्लेन में होगा, है ना। चलिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर देख रहे हैं आप लोग? प्लेन मिरर। चलिए, दूसरा लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया? लिख लिया? चलिए, आते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिए, बना के फटाक से बताइए सब लोग। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, सब लोग बनाएंगे कॉपी पे। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी, हो गया? कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 60 डिग्री। आ गया सबका? गलत। क्या बताया गया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप केवल रट लेते हो, रट्टू तोता बन के आए हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ाया गया, अभी हमने भी लिखा था। क्या लिखा था सेकंड लॉ में? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस। गौर करिए, गौर करिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच सब जगह कहीं कहीं भी पढ़ाया हो, कोई भी पढ़ाया हो, कैसा भी टीचर पढ़ाया हो, हर हमेशा यहीं पे आई लिखा था। किसी कोई टीचर लिखा था क्या यहाँ पे आई, यहाँ पे आर? कोई नहीं लिखा था। आप भी हमेशा लिखते आओ यहाँ पे आई और यहाँ पे आर। क्या लिखते आए हो? यहीं पे आई लिखते आए हो ना, और यहीं पे आर लिखते आए हो। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने यहाँ लिखा, लेकिन अभी यहाँ दिए दिमाग में सीधे पड़े हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखे नहीं, 60 दिखा नहीं कि बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री, जो कि क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। वैसे नहीं करना। आ रहा बात समझ में? समझिए, चीजों को जब भी पढ़ें बारीकी से पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़िए, जो भी लिखा हुआ है इसको समझिए।
बड़ा चीज नहीं आई थी, कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, कॉन्सेप्ट चाहिए होता है थ्रू आउट, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां वाले एंगल को बोलते हैं। तो बताओ, अब बताओ, अब हो गया, कितना है जी, देख लो, ये 60 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30, कितना होगा 30। अब बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिल गया हमको 30, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 30। आया समझ में। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ पूछ लिया जाए और अब कुछ पूछा जाए और अपने मन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके 60 बोल दो, नहीं। कितना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री। आ रहा है समझ में, चलिए नोट डाउन करिए, गौर करना है चीजों को। सेम प्लेन मतलब प्लेन होना चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं कि, रुकिए अच्छे से समझाई दे आपको। ये एंगल इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये सपोज दैट तुम्हारा क्या है, मान लो यही नॉर्मल छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बीच में ऐसा। तो क्या करोगे, एक प्लेन में होना चाहिए बच्चा, क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ऐसा ही कभी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे निकाल दिए। ये तो कहाँ आया प्लेन में यार, ये तो इस प्लेन यहाँ था, इसको पीछे कर दिया, ये नहीं, या फिर इसको आगे कर दो, ये एंगल जितना इतना एंगल, ये ऐसा नहीं होगा। क्या होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए। एक चीज और गौर करने की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमने इसको आपको कहाँ सिखाया, प्लेन मिरर में। कहाँ सिखाया, प्लेन मिरर में, जबकि ऐसा नहीं केवल प्लेन मिरर, सारे जगह वैलिड है, ऑल प्लेस, सब जगह वैलिड है, चाहे आपका बोलिए प्लेन मिरर हो या फिर आगे कौन सा मिरर पढ़ते हैं आप लोग, याद करिए, स्फेरिकल मिरर। कौन सा पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर। या तो प्लेन मिरर हो या तो स्फेरिकल मिरर हो, सब जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। आइए थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर आपको समझा दे, फिर एक बढ़िया से क्वेश्चन करवा देते हैं। बस इतना ही कि बेस पे, इतना तो अब पढ़ के आए तो लगा सर ये तो पढ़े हुए हैं, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग देखने का। स्फेरिकल मिरर पे लंबा चर्चा होगा जब स्फेयर, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर। क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर। इतना छोटा नहीं है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में अभी चलेगा 2-3 क्लास चलेगा, तब जाके प्लेन मिरर क्लियर होगा, उसके 4 क्लास में बहुत सारे बुक में एक पन्ने में खत्म कर देता है। देखो तो स्फेरिकल मिरर है, सपोज दैट कोई सा भी पोर्शन स्फेरिकल मिरर हम लोग काट लेते हैं, याद है ना, कहीं से काट लेंगे, है ना, कॉन्केव बना सकते हो, कन्वेक्स बना सकते हो, कुछ भी, है ना। क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल मिरर इज ए क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर होता है, जिसका एक साइड क्या होता है, सिल्वर्ड होता है। तो कहीं भी जहां भी आपको जरूरत पड़े, कहीं भी स्फेरिकल मिरर होता होगा तो इसका एक सेंटर होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको नॉर्मल चाहिए होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, उस जहाँ जिस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, तो क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है कि जो सेंटर से कोई भी लाइन आप ऐसे करके ज्वाइन करा लो, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो किससे जाएगा, सेंटर से होकर के जाएगा। आ रहा समझ में। अब यहाँ से कोई लाइट रे आएगा, सपोज दैट मान लो कि थीटा एंगल पर आएगा, तो इस केस में भी कितना पे भेजोगे, थीटा पे। आ रही बात समझ में। मतलब कि स्फेयर के केस में कभी भी आपको नॉर्मल चाहिए तो क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, इस तरीके से ड्रॉ करो कि उसके सेंटर से होकर के जाए। कहां से जाए, सेंटर से, जिस भी स्फेयर का वो पार्ट हो। स्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट कट आउट ऑफ hollow sphere made up of glass whose one side is silvered। क्या समझ में आया, spherical mirror is a part cut out of hollow sphere made up of glass whose one side is silvered। मैंने तो अभी नोट कर सकता है, फिलहाल हम लोग जब आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। आ रहा समझ में। तो ये जो बताया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, क्या बताया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सारे जगह वैलिड है, सारे मिरर्स में वैलिड है, चाहे स्फेरिकल हो या प्लेन हो, कौन सा भी हो।
ये कौन सा हो गया, ऐसा जब भी बना के रखे तो कौन सा दिख रहा है मिरर आपको बताइए, कन्वेक्स। कौन सा दिख रहा है, कन्वेक्स। और अगर कुछ ये वाला सरफेस रहता सिल्वर्ड किया हुआ, देख लो, तो ये इसके लिए ये कौन सा मिरर होता, कनकेव। कनकेव और कन्वेक्स में क्या है, द मिरर वॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर वॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर वॉज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ग आउट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, बाहर की तरफ उभड़ा हुआ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, देखो ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैसा है, बाहर की तरफ उभड़ा हुआ है। और ये कौन सा है, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनवर्ड, लिख सकते हैं आप, है ना। कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनवर्ड, क्या बोलते हैं जी, बेंट इनवर्ड, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, बेंट इनवर्ड, बेंट इनवर्ड, अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभड़ा हुआ हो, बल्ब्स आउट। तो हमने ये बताया कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है सब जगह वैलिड है ना। तो प्लेन मिरर हम लोग देख रहे हैं, है ना। कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे जो ये बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें लगा देते हैं फ्रॉम मिरर, मिरर का यूज करते हैं। ऐसे नहीं, रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकता है। हमने आपको प्लेन मिरर पढ़ाया कि किसी के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना है, मतलब क्या कि यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बढ़िया पॉलिश्ड हो, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, पॉलिश्ड हो, वेल पॉलिश्ड हो, और उसका एक साइड क्या हो, सिल्वरिंग किया हुआ रहता है अच्छे रिफ्लेक्शन के लिए। नहीं, अभी जो आपने देखा मिरर ऐसा हमने बना रखा था, ऐसा कुछ कर रखा था, तो ध्यान दें एक साइड क्या कर देता है, सिल्वरिंग। जो मिरर क्या होता है, मिरर एक ग्लास, पतला ग्लास प्लेट का एक साइड क्या कर दिया रहता है, सिल्वर कर दिया जाता है, एक साइड उसका सिल्वरिंग कर देते हैं, उस पर किसी पर्टिकुलर कलर का कोटिंग चढ़ा देते हैं, नहीं कोटिंग रहता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है लाइट रे इस पर आता है। क्योंकि थिन होता है इसलिए आपको इस तरह कोई लेयर नहीं समझाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आपको ड्रॉ करके समझा रहे हैं कि जब भी आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो कुछ चीज का खास ख्याल रखेंगे। क्या क्या, कि जब रिफ्लेक्शन होगा, नोटवर्दी पॉइंट है आपका, एकदम लिखिए नोटवर्दी पॉइंट, नोटवर्दी पॉइंट आता है क्वेश्चन, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चेंज नहीं करता है, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। क्या चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, ना स्पीड चेंज करेगा, ना ही स्पीड चेंज करेगा, और ना ही वेवलेंथ चेंज होगा। एकदम दिमाग बैठाइए, एकदम नोटवर्दी पॉइंट है, स्टार लगा के लिखिए, स्टार करिए, स्टार। नहीं क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नहीं स्पीड चेंज होगा, नहीं वेवलेंथ चेंज होगा। मतलब कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जब लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रे का टकरा करके क्या हो जाना, उसी मीडियम में वापस आ जाना, क्या हो जाना, उसी मीडियम में वापस आ जाना, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, ना ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ना ही स्पीड चेंज होगा, ना ही वेवलेंथ चेंज होगा। हाँ, चेंज क्या हो सकता है, देख लीजिए, नो चेंज, इसमें क्या है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज, मतलब लिख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड हेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स, नो चेंज। चेंज किस में होगा, लिखिए इंटेंसिटी में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है जी, इंटेंसिटी में चेंज होता है। चेंज देयर इज चेंज इन इंटेंसिटी। क्या चीज में चेंज हो जाता है बच्चा, इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी में चेंज हो जाएगा। तो आप लोग जानते थे ना कि रिलेशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मतलब एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा। आ रहा समझ में, अगर समझ रहे बात को देखिए, नोट करिए। अब बात आती है कि सर ये
इंटेंसिटी में कैसे चेंज हो गया? तो देखने के लिए तो आपने देखा बहुत सारा एकदम पतला सा थिन मिरर था, लेकिन एक्चुअली जो भी कुछ मिरर होगा, जिस ग्लास प्लेट से बना, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा, चाहे स्मॉल थिकनेस dt क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, dt कितना भी छोटा, ये देख रहे हैं ना थिकनेस, कुछ ना कुछ तो होगा, देखा होगा आपने। तो वो जो थिकनेस होगा, तो लाइट रे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रे का किसी सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाना। लेकिन ये थिकनेस है, थोड़ा सा देखिए, ये ग्लास प्लेट है, तो जब यहाँ मान लीजिए एयर है ना, तो जब आपने रिफ्रैक्शन भी पढ़ा होगा, याद आ रहा है? रिफ्रैक्शन भी पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो क्या होता है? उसके पाथ में चेंज आ जाता है, मतलब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं आप, तब तक दिमाग के लिए मन है तो लिख लीजिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे enters from one transparent medium to another, when a light ray enters from one transparent medium to another, it alters its path, it alters its path, और लिख सकते हैं it changes its path, वो अपने पाथ को क्या करता है? चेंज कर लेता है। this phenomenon is called refraction of light। आया समझ में? जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, तो अपने पाथ से चेंज कर जाता है। इसी फिनोमेनन को, मतलब इस घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। वहां क्या था? वहां अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन, सॉरी, रिफ्लेक्शन। और अभी क्या बताएं, किसका डेफिनेशन लिखा है? रिफ्रैक्शन। अरे सुनो, तो देखिए, ये जो कितना भी पतला हमने आपको दिखाया था, लेकिन लाइट कुछ ना कुछ इसमें क्या करता है? बेंड कर जाता है, कुछ ना कुछ लाइट का अमाउंट इसमें रह जाता है, और यहाँ फिर जा करके रिमेनिंग लाइट 2% ही मान लो, 4% ही मान लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्शन में लाइट का अमाउंट जाता है, और रिमेनिंग का क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कि यही कारण है कि इसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है? इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। 100% रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे हम लोग आगे। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? TIR। वहां आपको बताएंगे कि हाँ, वहां जाके जो होता है 100% इंटेंसिटी का लाइट क्या होता है? वापस होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, देखिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको करवा दें। बस एकदम बेसिक चीज पे आप क्वेश्चन बना के देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इसको खुद बना के रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सपोज दैट ये क्या है? आपका मिरर है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। कितना पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पर। और एक लाइट रे वर्टिकली गिर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब समझ में आ रहा है? एक लाइट रे है जो मिरर पर वर्टिकली गिर रहा है। ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा सच दैट इट मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है मिरर पर, जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री। कैसे बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। अरे समझ में? और क्या बोल दिया कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, मान लो कि 20 डिग्री। कितना बना रहा है? 20 डिग्री। या फिर इसको बोल दो चलो ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है कितना बना रहा है?
20 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपसे पूछा गया कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ मिरर, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ मिरर। प्लेन मिरर है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, है ना। सब लोग फिर से एक बार बता दें कि जो क्लास चल रहा है बच्चों, उसको हम लोग फर्दर जहां जो भी टॉपिक पढ़ाई होगा ऑलमोस्ट आपका रिफ्लेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा हमको लग रहा है ना, इधर 5-7 दिन में, है ना। और जब भी आप क्लास आएंगे सारे टीचर्स का, फीस का नहीं, फिर से हम बता दें एक बार कि सारे टीचर्स का ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब भी आप आएंगे उससे आगे पढ़िए, एकदम नोट्स बना के पढ़िए। नोट्स करें ना, सब क्वेश्चन अभी से नोट बनाइए, क्यों जी। चलो तो सबको क्या बताना है देख लो फिर से क्वेश्चन। एक लाइट है, एक प्लेन मिरर है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। एक लाइट रे वर्टिकली गिरता है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना का एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक लाइट रे वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है प्लेन मिरर पर, है ना। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है कि 20 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपको पूछा गया कि बताइए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, ये थीटा कितना है। चलिए इसको बनाएंगे आप लोग, बढ़िया से पढ़िए, घर पे लगातार पढ़ाई करिए। चलिए